अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो हमें हमारी एक सब्सक्राइबर मरियम साहिबा ने भेजी है। मेरा नाम मरियम है। अम्मी अब्बू के अचानक एक्सीडेंट में इंतकाल के बाद मैं और मेरी छोटी बहन अलीना बिल्कुल अकेले हो गए थे। घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी मजबूरन मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और जॉब के लिए धक्के खाने लगी। कई जगहों पर अप्लाई किया मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अम्मी अब्बू के इंतकाल को 3 महीने गुजर चुके थे और 3 महीनों का किराया ना देने की वजह से माली मकान ने 10 दिन में मकान खाली करने का कह दिया था। मैं बहुत परेशान थी कि एक दिन मेरी परेशानी में एक और इजाफा हो गया जब मेरी छोटी बहन स्कूल से आई और कहा कि बाजी, स्कूल वालों ने फ़ीस ना देने की वजह से मेरा नाम काट दिया है और कहा कि अगर 3 महीनों की फ़ीस जमा नहीं करवाई तो कल से स्कूल नहीं आना। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो तो राशन की नज़र हो गए थे, फ़ीस कहाँ से भरती। दूसरी तरफ माली मकान की दी हुई मुद्दत भी पूरे होने वाली थी। मैंने बहुत धक्के खाए मगर जॉब का कुछ नहीं बना। एक दिन मैं इन्हीं परेशानियों में बैठी हुई थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो एक फैक्ट्री से कॉल थी जहां मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। उन्होंने कहा कि हम आपको हायर करना चाहते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिर मेरी दुआ कबूल हो गई। मगर दूसरे ही लम्हे उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी हैदराबाद वाली फैक्ट्री के लिए हायर करना चाहते हैं। मैं ये सुन के खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप सोच लें, हम आपको 2 दिन बाद कॉल करेंगे। कॉल बंद होने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गई कि मैं अकेली एक बहन को लेकर एक नए शहर, नए लोग और नई जॉब सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी। फिर ये ख्याल आया कि अब हमारा इस शहर में है ही कौन। अगर इस जॉब से मना भी करती हूँ तो माली मकान तो वैसे भी मकान खाली करवा देगा, फिर कहाँ जाऊँगी। दर दर भटकने से बेहतर है कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँ। 2 दिन बाद जब फैक्ट्री की तरफ से कॉल आई तो मैंने हामी भर दी, मगर उनको अपनी सूरत हाल से आगाह किया कि मैं कैसे एक नए शहर में एडजस्ट कर सकूँगी। तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम सब इंतज़ामात देख लेंगे। फैक्ट्री वालों ने ही हमारी ट्रेन की टिकटें करवाईं और हमारा थोड़ा बहुत जो सामान था वो कार्गो करवा दिया। जब हैदराबाद पहुँचे तो स्टेशन पर फैक्ट्री का एक आदमी हमारे लिए मौजूद था जिसने हमारा सामान उठाया और अपनी कार में रख दिया। तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद हम एक कच्चे आबादी वाले इलाके में आ गए। फैक्ट्री से जो बंदा हमें लेने के लिए आया था उसका नाम हामिद था। उसने एक मकान के सामने गाड़ी रोक दी और कहा, लें जी, यही है वो मकान जिसमें आपके रहने का इंतज़ाम किया है। मैंने कहा कि इसका किराया, तो वो कहने लगा कि कंपनी पहले ही पे कर चुकी है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि किराया कंपनी ने पे किया, मगर फिर ये ख्याल आया कि क्या पता ये सब कंपनी की तरफ से हो। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आखिरकार इतने अरसे बाद कोई खुशी के दिन आए हैं और कुछ सुकून मिला है। घर की हालत काफ़ी खस्ता थी। देखने से लगता था कि जैसे यहाँ कोई काफ़ी अरसे से नहीं आया। हामिद भाई ने गेट खोला तो अजीब सी बदबू से हमारा दिमाग हिल गया। हामिद भाई ने हंसते हुए कहा, काफ़ी टाइम से मकान बंद है ना जी, तब भी ऐसी बदबू है। अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बड़ा सा लाउंज था और उसके साथ ही एक बड़ा सा किचन था। कमरे सब ऊपरी मंजिल पर थे। ऊपर गए तो लाइन से 4 कमरे थे। मैंने कहा, हामिद भाई, इतना बड़ा मकान, हम तो बस 2 ही बंदे हैं, इतने बड़े मकान का क्या करेंगे। तो इस पर हामिद भाई ने कहा कि ये कंपनी की तरफ से है और फ़िलहाल यही ऑप्शन अवेलेबल था। मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद हामिद भाई चले गए और मैं और अलीना घर को साफ़ करने में लग गए। सबसे पहले हमने अपने लेटने के लिए एक कमरा साफ़ किया और फिर किचन में गए। किचन की हालत बहुत ख़राब थी, ना चूल्हा था और ना ही कोई और सामान। हमारा सामान आने में भी अभी 1 दिन था। काम करते करते रात के 8 बज गए। मैं और मेरी बहन अलीना अभी ये सोच ही रहे थे कि क्या खाएं कि इतने में गेट पे दस्तक हुई। मैंने जाकर गेट खोला तो एक बूढ़ी औरत हाथ में बिरयानी की ट्रे लिए खड़ी थी। मैंने पूछा, जी आप कौन? तो कहने लगी कि बेटा, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ, आप लोग नए आए हो तो सोचा खाना ले जाऊँ। मैंने उनका बहुत शुक्रिया किया और अंदर आने को कहा, मगर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, अभी घर में बहुत काम है, फिर कभी आऊँगी, और वो चली गई। मैं जब बिरयानी की ट्रे लेकर अंदर आई तो अलीना बहुत खुश हो गई और हम दोनों ने मिलकर बिरयानी खाई
और सोने के लिए लेट गए। जो कमरा हमने साफ़ किया था वहाँ पहले से ही एक चारपाई पड़ी हुई थी, तो हम दोनों उसी पर लेटे और सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे नीचे से कोई खिटपिट की आवाज़ आ रही है। मैं नींद में थी, लगा मेरा वहम है, मगर अचानक वो खिटपिट की आवाज़ बढ़ने लगी। मैं अचानक से उठ गई। मैंने ऊपर से झांका तो नीचे लाउंज और किचन में खामोशी थी। मैंने सोचा शायद थकावट की वजह से मुझे वहम हुआ है। खैर, मैं वापस आई और सो गई। सुबह जल्दी उठी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। किचन में तो कुछ सामान नहीं था। अलीना भी सो रही थी। मैंने सोचा कि जब तक साथ वाले कमरे भी साफ़ कर देती हूँ, जब अलीना उठेगी तो दोनों मिलके कुछ सोच लेंगे कि क्या खाना है। मैंने अपने कमरे के साथ वाले दोनों कमरे खोले तो वहाँ तो गंदगी का अंबार था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सफाई करना शुरू की और दोनों कमरों को साफ़ किया। अब बस एक कोने वाला कमरा रह गया था। मैं अभी उस रूम की तरफ जाने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर खोला तो वही औरत जो कल रात बिरयानी लेकर आई थी, हाथों में गर्मा गर्म नाश्ता लिए खड़ी थी। मैंने उनको कहा, अरे आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, पड़ोसियों का हक सबसे पहले होता है। मैंने उनको अंदर आने को कहा तो उन्होंने दोबारा मना कर दिया और काम का कहकर चली गई। मैंने नाश्ता किचन में रख दिया और अलीना को उठाने के लिए ऊपर चली गई। जब अलीना को लेकर नीचे आई तो उसको कहा कि तुम बैठो, मैं किचन से नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने जैसे ही नाश्ते की ट्रे पर पड़ा कपड़ा उठाया तो देखा कि पराठे और अंडे जगह जगह से खाए हुए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इन्होंने हमें बचा हुआ नाश्ता दिया है। मुझे भूख लग रही थी तो हमने खा लिया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा फ़ोन बजा। मैंने उठाया तो कार्गो वाले का फ़ोन था। उसने कहा कि जी, आपका सामान हैदराबाद पहुंच गया है, हम 3 से 4 घंटे में आपके घर आ जाएंगे। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो अच्छा है, अपना सामान आ गया। 2-3 घंटे गुजरे थे कि ट्रक हमारे घर के बाहर आ गया और 4 मज़दूर हमारा सामान अंदर रखने लगे। सारा सामान जगह पे रखने के बाद वो सब वापस चले गए। शाम में वही औरत दोबारा आई और मैंने उनको मना किया कि आंटी, अब सामान आ गया है, अब आप ये तकल्लुफ़ नहीं करें। उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा। मैं उन आंटी से सुबह नाश्ते वाली बात पर थोड़ा गुस्सा भी थी। उनको उनकी ट्रे दी और वो चली गईं। मैं अलीना को लेकर बाज़ार गई और कुछ ज़रूरत का सामान लेके आ गई। दाल चावल बनाए और खाना खा के अलीना सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि जो कोने वाला एक कमरा रह गया है वो साफ़ कर देती हूँ। मैंने जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरानी से मैं ज़र्द सी हो गई कि उस कमरे में मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। चमचमाता वो कमरा उस घर का हिस्सा लग ही नहीं रहा था। कमरे में एक बेड भी था। मुझे ज़रा परेशानी हुई कि अगर ये पूरा घर इतने सालों से बंद है तो ये कमरा इतना साफ़ कैसे हो सकता है। अभी मैं कमरे के गेट पर खड़ी ये सोच ही रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैं अचानक से मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने नीचे की तरफ झांका तो वहाँ भी कोई नहीं था। इतने में अलीना उठ गई और वो साफ़ कमरा देखकर कहने लगी, अरे वाह बाजी, ये कमरा आपने कब साफ़ किया? और जब यहाँ इतना आरामदेह बेड है तो हम इस चारपाई पे क्यों सो रहे हैं? अब से हम इसी बेड पर सोएंगे। और वो भागकर वहाँ लेट गई। मैं भी उसके साथ वहाँ लेट गई और आंख लग गई। कुछ देर ही हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारे सर की साइड पर खड़ा है और हमें देख रहा है। मैं घबराकर उठ गई मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं ज़रा डर सी गई थी। अलीना बेसोच सो रही थी। मैंने फिर से सोने की कोशिश की और मेरी आंख लग गई। अभी आंख लगे कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि नीचे किचन से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आवाज़ें ऐसी थीं कि जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। मैं अचानक उठी और नीचे की तरफ झांका तो किचन की लाइट ऑन थी। मैंने तो किचन की लाइट ऑफ़ की थी, ये ऑन कैसे हो गई? मैं घबरा गई और नीचे नहीं गई। जल्दी से अपने कमरे में आई और कमरा अंदर से लॉक कर दिया और लेट गई। मैं डर की वजह से सो नहीं पा रही थी। देर तक जागने के बाद मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह सुबह मेरी फैक्ट्री से कॉल आ गया कि आपको फैक्ट्री आना है। मैंने फ़ोन बंद किया और नहाने चली गई। नाश्ता बनाया, अलीना को उठाया, दोनों ने नाश्ता किया। मैंने अलीना को बताया कि मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। मैं उसको घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि जो वाक़यात मेरे साथ हुए थे मैं ज़रा घबरा गई थी। मैंने उसको कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें साथ वाली आंटी के घर छोड़ दूँगी। मैं उसको साथ लेकर निकली और साथ वाली आंटी के घर गई। आंटी ने गेट खोला और अंदर आने को कहा। मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे फैक्ट्री जाना है,
आप प्लीज़ कुछ घंटों के लिए मेरी छोटी बहन को रख लेंगी? मैं असल में इसको अकेला नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। आंटी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, कोई मसला नहीं है, मैं इसको रख लूँगी, मेरी बेटियों के साथ खेलती रहेगी। मुझे आसरा हो गया कि चलो जब तक इसका स्कूल का एडमिशन नहीं होता मैं इसको यहाँ छोड़ सकती हूँ। और फिर मैं फैक्ट्री के लिए चली गई। शाम को जब मैं फैक्ट्री से वापस आई तो मैंने देखा कि अलीना घर के गेट खोले मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा, अलीना तुम खुद क्यों आई? मैं लेने के लिए खुद आती ना। तो आगे से अलीना ने हंसते हुए कहा, बाजी मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मुझे उन आंटी के घर में मज़ा नहीं आ रहा। और ये कहकर वो ऊपर की तरफ भाग गई। मैंने भी ज़रा सांस ली और किचन की तरफ गई। मैंने अलीना को आवाज़ दी कि क्या खाओगी? तो उसने मुझे कहा, कुछ नहीं खाना। वो ऊपर से खड़ी मुझे हंसते हुए देख रही थी। मेरी खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बस अंडे का ऑमलेट बनाया और साथ ही 2 रोटियां ट्रे में रखकर मैं ऊपर की तरफ आ गई। रूम खोला तो अलीना वहाँ नहीं थी। मैंने आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने सारे कमरे देखे मगर अलीना कहीं नहीं थी। मुझे लगा कि शायद कहीं छुपी हुई है और मुझे डरा रही है। इतने में गेट का दरवाज़ा बजा। मैं नीचे उतरी और गेट खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सामने वो साथ वाली आंटी और अलीना खड़े थे। मैं बिल्कुल शॉक में आ गई थी। आंटी ने कहा, बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक है? आप नहीं आई? तो अलीना ने कहा कि उसको छोड़ आऊँ, ये बच्ची को पकड़ो, मैं चलती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। अगर अलीना अभी आई थी तो पिछले 1 घंटे से मैं किसके साथ थी? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। अलीना ने कहा कि बाजी आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आंटी ने खाने का भी बहुत कहा पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी बाजी के साथ ही खाऊंगी। बाजी आपने क्या बनाया है? मुझे भूख लग रही है। मैं बेहद खौफज़दा थी। अलीना ने ज़ोर से मुझे हिलाया कि बाजी क्या हुआ है, कहाँ गुम है? मैंने कहा, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। उसने फिर पूछा, बाजी क्या बनाया है? मैंने कहा, अंडा बनाया है, ऊपर रखा है, चलो खा लो। मुझे ऊपर जाते हुए बहुत डर लग रहा था। खौफ की हालत में जब मैं अलीना को लेकर ऊपर आई तो देखा कि ट्रे खाली थी। अलीना ने कहा, बाजी ये क्या, ये तो खाली है, आप पहले ही खा चुकी हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर अलीना को बताती हूँ तो वो डर जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह अल्लाह करके तो सुकून के दिन आए थे और अब ये सब। मैंने हिम्मत पकड़ी और अलीना को कहा कि मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और उसको साथ लेकर मैं किचन में आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो अकेली वहाँ रहे। मैंने अलीना को खाना दिया और हम दोनों किचन को साफ़ कर ऊपर आ गए। अलीना सो गई मगर मेरी नींद अब गायब हो चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते कब मुझे नींद आई मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। सुबह उठी तो अलीना को उसी आंटी के घर छोड़कर मैं फैक्ट्री आ गई। हामिद भाई जो कि फैक्ट्री के मुलाजिम थे उनको सब बताया। उन्होंने कहा, आपका वहम होगा बीबी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं गुस्से में आ गई और उसको कहा कि मैं आपसे ऐसा मजाक करूँगी। वो खामोश हो गए और कहा कि चलें मैं बॉस से बात करता हूँ। मैं शाम को घर की तरफ वापस आई। अलीना को आंटी के घर से लेकर जब मैंने घर का मेन गेट खोला तो पूरे घर की लाइट्स और फ़ैन ऑन थे। मैं कुछ कहने के काबिल नहीं थी। अलीना ने कहा, बाजी ये सब ऑन कैसे, किसने किया ये सब ऑन? मैंने उसके सामने बहाना किया कि शायद मैं ही खुला छोड़ गई हूँ। अलीना ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। मुझे भी ख़ास भूख नहीं थी तो बस चाय पी और थोड़ा बहुत टीवी देखकर हम सोने लगे। अभी सोने ही लगे थे कि अलीना ने कहा कि बाजी मुझे चिप्स खाने हैं, क्या आप मुझे चिप्स बना देंगी? मुझे गुस्सा आया कि ये क्या टाइम है अलीना, तुम भी ना। मैं नीचे उतरी और किचन में चिप्स बनाने लगी कि इतने में मुझे महसूस हुआ कि लाउंज में कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है। मुझे लगा अलीना है। मैंने कहा, अलीना ऊपर जाओ, मैं बनाकर लेकर आती हूँ। मगर वो वहीं खड़ा रहा। लाउंज में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाउंज की लाइट ऑन की तो वो साया जिसको मैं अलीना समझ रही थी वो कहीं गायब हो गया। मैंने चीख मार दी। अलीना ने आवाज़ दी कि क्या हुआ बाजी? मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं। मुझे पता चल चुका था कि यहाँ कोई और मखलूक है। मैंने सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी। अचानक किचन का नल खुद ब खुद ऑन हो गया। मैं ये सब देखकर पसीने पसीने हो गई थी। अलीना की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं सब कुछ छोड़कर ऊपर भागी तो ऊपर आकर देखा कि अलीना के बाल हवा में थे, जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अलीना के बाल पकड़े तो मुझे किसी गैबी मखलूक ने ज़ोर से धक्का दिया।
अलीना भी दर्द की वजह से बहुत रो रही थी। मैंने ऊंची आवाज़ में अल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया तो ऐसी भयानक चीख सुनाई दी और ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ हमारे ऊपर से होकर कमरे से बाहर निकल गई है। मैंने अलीना को लिया और भागकर घर से बाहर आ गई। मैं भाग के उन आंटी के घर गई। आंटी भी हमारी हालत देखकर परेशान हो गई। उनको जब सब कुछ बताया तो उन्होंने बताया कि इस घर में कई साल पहले एक औरत इल्म वगैरह करती थी और पता नहीं कौन कौन से चिल्ले काटा करती थी। मैंने एक बार अपनी छत से देखा तो वो औरत कोई अमल कर रही थी और हवा में कोई काले साए उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। उसके बाद वो औरत कहीं गायब हो गई। क्या पता तब भी यहाँ कोई गैबी मखलूक़ात हों जिन्होंने तुम लोगों को डरा दिया। मैं जब पहली बार आई थी तो बताना चाहती थी मगर तुम दोनों को अकेला देखकर रुक गई। मैंने हामिद को कॉल की और सब बताया तो उसने बॉस को कहा और फैक्ट्री ने हमारे लिए एक नए किराए के मकान का बंदोबस्त कर दिया। जब तक दूसरे मकान का इंतज़ाम नहीं हुआ मैं उन्हीं आंटी के घर में रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी लाइफ बिल्कुल सुकून में है, मगर अक्सर उस घर को याद करती हूँ तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह का वाक़या है तो मुझे ईमेल करें, मैं ज़रूर अपनी वीडियो में उसको शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।